नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी कंपनी के अंदर असल में बॉस कौन है? चेयरमैन, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, इतने सारे टाइटल्स के बीच कंफ्यूज होना तो बनता है। पर असल में कौन फैसले लेता है? तो चलिए आज कॉर्पोरेट दुनिया के इस कोड को क्रैक करते हैं और समझते हैं कि कोई भी कंपनी आखिर चलती कैसे है। हाँ, ये सवाल तो सबके मन में आता है ना? इतने सारे भारी भरकम टाइटल्स हैं कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि पावर किसके हाथ में है। लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कंपनी में बड़े फैसले कौन ले रहा है और क्यों। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम पावर की 5 परतों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। इसे एक इन्वेस्टर के नजरिए से भी देखेंगे और जानेंगे कि कौन से रेड फ्लैग से सावधान रहना है। हम अलग अलग कंपनी स्ट्रक्चर्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बातें फिर से दोहराएंगे। देखिए, किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है उसका पावर स्ट्रक्चर, और इसे समझने के लिए हम इसे 5 आसान लेयर्स या परतों में बांट सकते हैं। ये सफर मालिकों से शुरू होता है और कंपनी के हर कर्मचारी तक जाता है। तो सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे जरूरी परत वो है शेयर होल्डर्स की। जी हाँ, यही है कंपनी के असली मालिक। ये वो लोग हैं जो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं और उसके बदले में कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। मतलब असली पावर तो इन्हीं के हाथ में है। ये लोग अपने वोट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं जो इनके भरोसे पर कंपनी चलाते हैं। कंपनी के हर बड़े फैसले, जैसे किसी दूसरी कंपनी को खरीदना या बेचना, इन सब पर शेयर होल्डर्स का वोट बहुत मायने रखता है। अब आती है दूसरी परत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। इनको आप कंपनी का गार्डियन या संरक्षक समझ सकते हैं। ये शेयर होल्डर्स के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और इनका सबसे बड़ा काम होता है कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन को दिशा देना और ये पक्का करना कि शेयर होल्डर्स का पैसा सुरक्षित रहे। तो बोर्ड कंपनी की बड़ी स्ट्रैटेजी तय करता है। ये लोग ही सीईओ और दूसरी टॉप पोजीशंस पर लोगों को अपॉइंट करते हैं और उनके काम पर नजर भी रखते हैं। और हाँ, एक अच्छे बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है। ये वो लोग होते हैं जो बिना किसी के दबाव में आए सिर्फ और सिर्फ कंपनी के भले के लिए फैसले लेते हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरी लेयर पर। यह है टॉप मैनेजमेंट, जिसे हम प्यार से सी सूट भी कहते हैं। अगर बोर्ड स्ट्रैटेजी बनाता है तो ये वो लोग हैं जो उस स्ट्रैटेजी को असलियत में बदलते हैं। ये कंपनी के रोजमर्रा के काम को संभालते हैं। इस टीम के कप्तान होते हैं सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर आते हैं सीएफओ जो सारे फाइनेंस का हिसाब किताब रखते हैं, सीओओ जो ऑपरेशंस देखते हैं और सीटीओ जो टेक्नोलॉजी की दुनिया संभालते हैं। ये सब मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। चौथी परत है मिडिल मैनेजमेंट की। इन लोगों को आप टॉप मैनेजमेंट और बाकी कर्मचारियों के बीच का एक जरूरी पुल समझ सकते हैं। इनका काम होता है सी सूट के बड़े बड़े प्लान्स को लेना और अपनी टीमों के लिए छोटे छोटे करने लायक एक्शन प्लान्स में बदलना। और आखिर में आती है पांचवी और सबसे अहम परत, कंपनी के कर्मचारी। ये कंपनी के वो सिपाही हैं जो असली लड़ाई लड़ते हैं। यही वो लोग हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कस्टमर से बात करते हैं और कंपनी के विजन को हकीकत में बदलते हैं। सही मायनों में यही कंपनी की नींव है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी 5 परतें, ये सब लोग मिलकर काम कैसे करते हैं? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कार का उदाहरण। जरा सोचिए कि पूरी कंपनी एक कार है। तो सोचिए जरा, शेयर होल्डर्स कौन हुए? वो हुए कार के मालिक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम जो बताता है कि जाना कहाँ है। टॉप मैनेजमेंट यानी सीईओ और उनकी टीम, वो हैं ड्राइवर जिनके हाथ में स्टीयरिंग व्हील है। मिडिल मैनेजमेंट हुआ को ड्राइवर जो नक्शा देखकर मोड़ आने पर बताता है। और कर्मचारी, वो हैं इस गाड़ी का इंजन जिनके बिना गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर एक इन्वेस्टर के लिए ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर उसकी सेहत और उसके भविष्य के बारे में बहुत कुछ बता देता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है मैनेजमेंट की क्वालिटी का अंदाजा लगाना। अगर किसी कंपनी का बोर्ड मजबूत है, उसमें अच्छे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, तो ये एक अच्छी गवर्नेंस का संकेत है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी सही हाथों में है और शेयर होल्डर्स के हितों का ध्यान रखा जा रहा है।
दूसरी चीज जो देखनी होती है वो है सक्सेशन प्लानिंग। मतलब क्या कंपनी के पास फ्यूचर के लिए कोई प्लान है? अगर टॉप लीडर कंपनी छोड़कर जाता है तो क्या कोई तैयार है उसकी जगह लेने के लिए? इन्फोसिस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जिस तरह नंदन नीलेकणी के बाद सलिल पारेख ने कमान संभाली, वो दिखाता है कि कंपनी कितनी अच्छी तरह से मैनेज्ड है। और तीसरा पॉइंट, इससे रिस्क का अंदाजा लगता है। देखिए, अगर किसी कंपनी के बोर्ड में सिर्फ प्रमोटर या एक ही परिवार के लोग भरे पड़े हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। वहीं अगर बोर्ड प्रोफेशनल है, जिसमें अलग अलग फील्ड के अनुभवी और आजाद डायरेक्टर्स हैं, तो ये कम रिस्क का सिग्नल होता है। तो अच्छी चीजें तो देख लीं, अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की, यानी उन खतरे की घंटियों के जिनसे एक इन्वेस्टर को हमेशा सावधान रहना चाहिए। जब भी किसी कंपनी के स्ट्रक्चर को देखें तो इन बातों पर जरूर गौर करें। अगर किसी कंपनी में टॉप पोजीशन पर एक ही परिवार के बहुत सारे लोग हैं या बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं ही नहीं, तो ये एक रेड फ्लैग है। अगर टॉप मैनेजमेंट में जल्दी जल्दी बदलाव हो रहे हैं या खुद प्रमोटर्स ही अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, तो समझिए कि कंपनी में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, एक और बात समझना जरूरी है कि हर कंपनी का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता। मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला या नहीं चलता। कंपनियां अपने साइज, अपनी इंडस्ट्री और अपने गोल्स के हिसाब से अलग अलग स्ट्रक्चर अपनाती हैं। मोटे तौर पे दो तरह के स्ट्रक्चर बहुत कॉमन हैं। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहां काम डिपार्टमेंट्स के हिसाब से बटा होता है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स। और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिलायंस, जहां जियो, रिटेल, पेट्रोकेमिकल्स सबके अपने अलग अलग डिवीजन हैं। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी भी कंपनी के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में हमेशा काम आएगा। याद है वो 5 लेयर्स? शेयर होल्डर्स यानी मालिक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संरक्षक, टॉप मैनेजमेंट यानी ड्राइवर्स, मिडिल मैनेजमेंट यानी एग्जीक्यूटिव्स जो प्लान्स को लागू करते हैं, और कर्मचारी यानी कंपनी का इंजन जो उसे आगे बढ़ने की असली ताकत देते हैं। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, और ये सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपके हिसाब से किस भारतीय कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सबसे प्रभावशाली है, और आपको ऐसा क्यों लगता है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि एक मजबूत कंपनी की नींव असल में दिखती कैसी है।